हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज से, मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार में। हम लोग बताए थे आप लोगों को कि पीछे वाली वीडियो में हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकार में हम लोग कितने, मतलब मूल अधिकार को 6 भागों में बांटे हुए थे। 7 थे, लेकिन उसमें से एक संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और बचा था हमारे पास 6। तो उन 6 में से हम लोग 2 को पढ़ लिए थे। कौन कौन सा? एक था हमारा समानता का अधिकार या समता का अधिकार, और एक था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। जो समता का अधिकार हमारा था वो था आर्टिकल 14 से 18 तक, और जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था वो था आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। जो हमारा शोषण का विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो है आर्टिकल 23 और 24 में। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार, ये जो मूल अधिकार है ये हमारा किस भाग में था? तो भाग 3 में था। ठीक है। और भाग 3 का हमारा आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो भाग 3 का आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। इसको आप लोग हेडिंग लिख लेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा किस आर्टिकल में है अगर पूछे तो? जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये हमारा है आर्टिकल 23 और 24 में। ठीक है। तो ये हमारे 2 आर्टिकल हो गए। हम लोग इन दोनों आर्टिकल के बारे में आज विस्तार से समझेंगे। ठीक है। तो शोषण के यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? आर्टिकल या अनुच्छेद। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अनुच्छेद आप लोग लिख लीजिए ना। अनुच्छेद 23 के बारे में आज हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद फिर 24 के बारे में देख लेंगे। तो हम लोग 23 के बारे में देखें तो 23 के बारे में देखेंगे हम लोग। तो आर्टिकल 23 में क्या लिखा गया है कि आर्टिकल 23 में लिखा गया है कि हम लोग मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं, मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, मानव बलात्श्रम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये 3-4 शब्द लिखे, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। बलात्श्रम, बलात् श्रम, फिर हम लोग लिखते हैं मानव तस्करी, और हम लोग लिखते हैं मानव तस्करी, बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार। ठीक है, दुर्व्यापार। तो ये हमारे कुछ शब्द हो गए। अब देखिए इन सब का मतलब हम लोग समझते हैं ना। बलात्श्रम का मतलब क्या हुआ? बलात्श्रम का मतलब हुआ कि आप जैसे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, बच्चों से हम लोग काम नहीं करवाएंगे। या बलात्श्रम का मतलब ये भी समझ सकते हैं कि हम लोग मतलब किसी काम को करवाएं और उसका पैसा ना दे। ठीक है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग बिना पैसे का कोई भी काम किसी व्यक्ति से नहीं करवा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। मानव तस्करी का मतलब क्या हुआ? मानव तस्करी का मतलब हुआ कि हम लोग किसी भी व्यक्ति जो हमारे मतलब ये मनुष्य जो है, मनुष्य प्रजाति को हम लोग बेच नहीं सकते हैं। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को वहीं से पकड़े, उसका तस्करी करते हैं, मतलब किसी और व्यक्ति को उसे बेच दें। ठीक है। तो वो आता है बलात्श्रम। तो बलात्श्रम भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। दुर्व्यापार का मतलब क्या हुआ? दुर्व्यापार का मतलब होता है कि हम लोग मतलब मानवों का व्यापार नहीं कर सकते हैं। वहीं तस्करी के अंतर्गत ये भी आ जाएगा। ठीक है। तो बलात्श्रम और तस्करी और दुर्व्यापार, ये तीनों शब्द हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 23 में। तो अगर पूछे आप लोगों से कि मानव तस्करी पर रोक, बलात्श्रम पर रोक, दुर्व्यापार पर रोक किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो वो आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 23 के तहत ये सब हमारे किए जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग बलात्श्रम नहीं करा सकते हैं। इसको आप लोग बलात्श्रम को बेगारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेगारी या बेगार। ठीक है। अब देखिए बेगार क्या हुआ? वही कि बेगारी मतलब क्या होता है कि आप काम किसी व्यक्ति से करवा लीजिए और उसे पैसा न दीजिए। ठीक है। या कुछ भी न देने, मतलब कोई भी आप काम करवाते हैं व्यक्ति से और उसे कुछ भी नहीं देते हैं। या बेगारी का मतलब ये भी हो सकता है कि आप व्यक्ति से जितना काम करवाते हैं उसके अनुसार पैसा नहीं देते हैं। मतलब कि आप व्यक्ति से काम करवा रहे हैं 500 रुपए का और उसे दे कितना रहे हैं, तो उसे 500 रुपए से कम, यानी कि 100-200 रुपए देकर मतलब कि व्यक्ति से काम करवा ले रहे हैं अपना, जो कि काम है 500 का, और वो व्यक्ति काम कर रहा है और उस व्यक्ति को हम पैसा उस काम के अनुसार कम दे रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेगारी। ठीक है। तो बेगारी ये सब हमारे रहते हैं आर्टिकल 23 में। अब देखिए इन सब में हम लोग क्या करते हैं, और बलात्श्रम का मतलब ये भी हो सकता है कि बिना इच्छा के काम करवाना। ठीक है, बिना इच्छा के काम करवाना। अब देखिए बिना इच्छा का काम का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, ठीक है, जैसे हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं और आप हमसे जबरन कोई काम करवाए तो उसे भी हम लोग बोल सकते हैं बलात्श्रम। देखिए अब देखिए ये सब क्या हुआ, इन सबको रोकने के लिए क्या राज्य काम करेगी। ठीक है, जो हमारा राज्य है या जो हमारा स्टेट है,
देखिए स्टेट को राज्य नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये स्टेट और राज्य अलग। राज्य हम लोग किस मतलब यहाँ पे किस आधार पर समझते हैं, राज्य हम पूरे देश को समझ लेते हैं, ठीक है, जो हमारा देश है या जहाँ पे मतलब जो हमारे ऊपर अधिकार जमा सकता है, जिसका जो हमारे ऊपर शासन करता है, उसे हम लोग राज्य बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा राज्य है, अभी राज्य के बारे में हम लोग अलग से आर्टिकल 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आर्टिकल 12 हमारा है वो राज्य के बारे में बताता है, ठीक है। तो आर्टिकल के 12 के बारे मतलब राज्य के बारे में आर्टिकल 12 में अभी हम लोग पढ़ लेंगे, जब पहले ये सब हमारा मूल अधिकार का जो हमारे 6 भाग है, इन सबको हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ये बलाश्रम, मानव तस्करी, दुर्व्यापार, इन सबको रोकेगा कौन, ठीक है। तो इन सबको रोकेगा कौन, तो ये सब हमारा रोकने का कार्य करेगा राज्य, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे आपको अपवाद भी देखने को मिल सकता है कभी कभी, ये हमेशा नहीं होगा, ये आपको बहुत मतलब कि रेयर केस में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये किसी दुर्लभ परिस्थिति में ये आपको मतलब जो हम बताएंगे अपवाद वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कभी किसी सार्वजनिक प्रयोजन का अगर मतलब कोई काम करना है, किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, यहाँ पर आप लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है, किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, प्रयोजन के लिए राज्य, ठीक है, राज्य बेगारी या बलात्श्रम करवा सकती है, ठीक है, बेगारी या बलात्श्रम करवा सकती है। अब देखिए ये क्या है कि राज्य मतलब किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक प्रयोजन का मतलब हुआ कि अगर राज्य किसी खतरे में है, ठीक है, जो हमारा देश है, जो हमारा राज्य है, वो किसी खतरे में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बाहरी आक्रमण होता है, कोई विदेशी आक्रमण किसी देश द्वारा किया जाता है और हमारा भारत मतलब हमारा देश जो है वो खतरे में आ जाता है, तो खतरे में आने के दौरान क्या करेगा कि जो हमारा राज्य है, जो हमारा देश है, जो इसके द्वारा हमें सुरक्षा दी जाती है, तो वो क्या करेगा कि अगर राज्य के पास पैसे की कमी है या राज्य के पास मतलब कि सैनिकों की, मान लीजिए लड़ाई हुई और लड़ाई के दौरान सैनिक जो मतलब हमारे बॉर्डर पे सैनिक है वो सैनिकों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। तो कम होने के बाद क्या करेंगे कि हमें अपना देश मतलब कि ये तो है नहीं कि अब सैनिक कम है अपना वहीं लड़े वहीं मरे, तो ये नहीं है। राज्य क्या करेगा कि जो मतलब कि सिविलियन लोग हैं, जो हम लोग जैसे आम लोग हैं, अगर आम लोगों के पास ऐसी कुछ योग्यता है, जैसे क्या होता है कि सिविलियन के पास कुछ लोग एनसीसी करके रखते हैं, ठीक है, तो जो लड़के एनसीसी किए हुए हैं मतलब राज्य क्या करेगा कि उन लोगों को वहां पे भेज सकती है कि आप लोग वहां पे जाके देश की सुरक्षा के लिए कुछ कार्य करें, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे कार्य हो गए जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब सरकार मतलब यहाँ पे अभी आप लोग देखे कोरोना का माहौल चल रहा था, ठीक है। अगर कोरोना के माहौल में जैसे कोरोना जो हुआ उसमें क्या होता है कि उसमें अगर डॉक्टरों की कमी होती है, ठीक है, डॉक्टरों की मतलब क्या अभी देखिए आप लोग कोरोना का जब समय चल रहा था अभी 4-5 साल पहले, तो कोरोना के समय में क्या होता था कि डॉक्टरों की कमी हो जाती थी। तो डॉक्टरों की कमी क्यों हो जाती थी, एक तो पहली बार डॉक्टर हमारे पास कम है, डॉक्टर कम होने के साथ साथ क्या है कि जो मतलब कि उस टाइम पे कोरोना के समय पे कोई भी डॉक्टर किसी मरीज का इलाज नहीं करना चाहता था, क्यों, क्योंकि वो स्वयं की सुरक्षा भी देखता है, चाहता है कि मतलब अगर किसी व्यक्ति का इलाज कर रहा है तो इलाज के साथ साथ अपनी भी सुरक्षा देखेगा और अपने परिवार की सुरक्षा देखते हुए वो क्या करता था कि मतलब हॉस्पिटल में नहीं जाता था और रोगियों से नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए राज्य क्या कर सकता है, जबरदस्ती कर सकता है कि आप इस समय पे मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और वो सरकार उसके साथ जबरदस्ती कर सकती है। लेकिन अगर ये नॉर्मल परिस्थिति हो तो ये सब मतलब क्या है कि रोक है, अगर व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है तो आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बताएं कि कुछ परिस्थिति में कुछ सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ये सब मतलब सरकार आपसे जबरदस्ती करवा सकती है, आपको बेगारी भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये मतलब अपवाद के रूप में है, तो ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 23 ये सब कहता है। और देखिए इस प्रयोजन में जो ये हमारा प्रयोजन होगा, इस प्रयोजन में क्या किया जाएगा कि यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पे हम मार्कर सकते हैं दूसरे मार्कर से, यहाँ पे क्या होगा कि इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए ये भेदभाव क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब भेदभाव नहीं किया जाएगा मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी जो आर्टिकल हमारा 15 है, आर्टिकल 15 आप लोगों को पढ़ाए थे कि आर्टिकल 15 में मूल वंश जात लिंग धर्म किसी भी जन्म मतलब जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो यहाँ भी नियम लागू होगा कि किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन में अगर राज्य किसी से जबरदस्ती काम करवाता है तो वहां पे क्या होगा कि लिंग जाति धर्म जन्म स्थान इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई काम करना है तो वो सभी लोग करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि राज्य अगर बोले कि तुम नीची जाति के हो तो तुम ही ये काम करो, तुम ऊंची जाति के हो तो तुम ये काम करो, नहीं, सबसे मतलब सब काम कोई भी काम है वो सभी लोगों से समान आधार पर कराया जाएगा, चाहे वो मूल वंश
किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं भी वो पैदा हुआ, जन्म स्थान का उसका कुछ भी हो, ठीक है। इन सब के आधार पर क्या होगा कि उस व्यक्ति से मतलब इस आधार पे, ये नहीं है कि आप किसी मतलब कि निम्न जाति के हैं तो आप ही ये काम करेंगे, आप इस विशेष धर्म से हैं तो आप ही सिर्फ ये काम करेंगे, ठीक है। इस आधार पर ये नहीं है जैसे कि अभी मतलब हिंदू मुस्लिम जो सिख ईसाई सभी हमारे धर्म है, उन सब में क्या हुआ कि कह दे मतलब सरकार कहे कि नहीं सिख खाली सिख जो धर्म के हैं वो व्यक्ति ये काम करेंगे, कोई मुस्लिम जाति का है वो व्यक्ति ये काम करेगा, कोई हिंदू धर्म का है वो व्यक्ति ये काम करेगा, नहीं। क्या होगा कि अगर कोई सार्वजनिक प्रयोजन के लिए काम किया जा रहा है तो वो क्या होगा कि वो सभी के लिए समान होगा, ठीक है। वो सभी व्यक्ति क्या कि जो मतलब आप चाहे मुस्लिम व्यक्ति से कराएं, चाहे सिख व्यक्ति से कराएं, चाहे जैन व्यक्ति से कराएं, चाहे बौद्ध व्यक्ति से कराएं और चाहे हिंदू व्यक्ति से कराएं, वो सभी क्या होंगे मिलके समान तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 23 खत्म होता है यहाँ पे। तो आर्टिकल 23 को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 23 में हमारा था कि बलाश्रम, दुर्व्यापार और यहाँ पे मानव तस्करी नहीं की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे किसी के साथ जबरदस्ती कोई भी काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 24 में। तो आर्टिकल 24 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 24 अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 24 में ये कहा जाता है कि आप 14 वर्ष के कम बच्चों के, जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उनसे आप क्या कर सकते हैं, उन बच्चों से आप किसी खतरनाक जो मतलब कि कोई खतरनाक कारखाना है, जैसे कि वहां पे मतलब मान लीजिए शीशा की कोई कंपनी है, कोई बारूद की कंपनी है, कोई पटाखों की कंपनी है, कोई मतलब ऐसा रसायन जहां पे बनाया जाता है जो जिससे मतलब खतरा होता है कि यहाँ भी कभी ब्लास्ट हो सकता है, तो ऐसे मतलब कारखानों में बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से, कम उम्र के बच्चों से किसी भी खतरनाक कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये खतरनाक जो कारखाने हैं इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी खतरनाक काम नहीं करा जाएगा। अब इन खतरनाक कामों में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कोई शीशा कंपनी हो, शीशा कारखाना हो, ठीक है। अब पटाखों की कंपनी हो, पटाखा कारखाना हो, ठीक है, पटाखा कारखाना हो गया। और हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारी कोई रसायन की कंपनी हो, कोई रसायन की कंपनी हो, कोई खनन की कोई कहीं भी खनन हो रहा हो, ठीक है। तो इन सब पे इत्यादि भी हम लोग लिख सकते हैं ना, इत्यादि। ये सब जो कारखाने कंपनियां होंगी इन सब में क्या होगा कि किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम होगी उसे काम पे मतलब कि नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यहाँ पे मतलब कि काम पे नहीं लगाया जाएगा। और यहाँ पे मतलब एक काम ये भी करना चाहिए था सरकार को, ये 14 मतलब ठीक है जो उस टाइम पे जो भी समय था ठीक था, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 14 वर्ष के बच्चे तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन 18 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनसे मतलब जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जैसे कि 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, ये बच्चे भी ऐसी जगहों पे काम नहीं करने चाहिए, ये सरकार को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग ये तो देख लिए, ये आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चे किसी भी खतरनाक या किसी भी ऐसी मतलब जो काम है जो कि खतरनाक रोजगार है वहां पे बच्चे काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक काम हो गया जो कि आर्टिकल 24 में लिखा गया है कि इतने उम्र मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा ये सब काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है। अब साथ साथ हम लोग देख लेते हैं कि एक हमारा मतलब 1986 में एक अधिनियम लाया गया। अब उस अधिनियम का नाम लिखते हैं, वहां पे अधिनियम का नाम हमारा है बाल श्रम, बाल श्रम नियंत्रण, बाल श्रम नियंत्रण नियंत्रण और निवारक अधिनियम, ठीक है। बाल श्रम नियंत्रण और निवारक अधिनियम, ये देखो ये कब आया था 1986 में, 1986 में। तो इसको आप लोग ये नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक उद्योग में नहीं लगाया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे बाल श्रम नियंत्रण और निवारक अधिनियम 1986। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, तब से हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा, आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये लाया गया तो इस अधिनियम में मतलब बाल श्रम नियंत्रण और निवारक अधिनियम 1986 जो लाया गया, इसमें बताया गया कि इसमें बच्चों से कितना काम कर मतलब जो कम उम्र के बच्चे हैं, अगर मान लीजिए आपको आर्टिकल 24 में ये तो लिखा गया है कि आप उनसे खतरनाक रसायन में काम नहीं करवाएंगे,
लेकिन अगर मान लीजिए कोई खतरनाक रसायन या कोई खतरनाक कंपनी नहीं है, उसके अलावा आप बच्चों से काम करवाना चाहते हैं, तो साथ में आपको क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा, किस आधार पे आप बच्चों से काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों से काम करवाने से पहले क्या करेंगे कि आप बच्चों को काम कितना करवाएंगे ये देखते हैं। तो बच्चे जो होंगे, जो मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे आप केवल दिन में 6 घंटे ही काम करवा सकते हैं। और उस 6 घंटे का आधार क्या होगा कि आप सुबह से 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, इसी बीच में आप बच्चे से काम करवाएंगे। शाम के 7 बजे के बाद पूरी रात सुबह 8 बजे तक आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे 6 घंटे काम करेंगे, उस 6 घंटे में आप बच्चों से 3 घंटे के बाद बीच में आप उनको कम से कम 1 घंटे का ब्रेक देंगे या 1 घंटे का लंच टाइम देंगे। उसके बाद ही आगे वाला समय आप उन्हें दे सकते हैं। जैसे कि बच्चा 3 घंटा का काम करता है और 3 घंटे के काम के बाद उसे आप कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप 2 घंटा 3 घंटा उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे का कम से कम ब्रेक देंगे, फिर उसके बाद अगला 3 घंटा का काम करवाएंगे। और पूरे दिन में आप उनसे केवल 6 घंटे ही काम करवा सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम लिख दें इसको तो पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में बच्चे जो होंगे, जो 14 वर्ष से कम उम्र के होंगे, उन्हें आप ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे काम करवा सकते हैं। ये आप ऊपर का लिख लिए होंगे, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि बाल श्रम नियंत्रण और निवारक अधिनियम जो हमारा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये भी हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे एक और हम लोग देखेंगे कि जो बच्चों से मतलब रोजगार करवाते हैं, जो रोजगार करवाने वाले व्यक्ति होते हैं, रोजगार उसको हम लोग नियोक्ता बोल सकते हैं ना, जो मतलब कि काम करवाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नियोक्ता बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नियोक्ता। और देखिए, नियोक्ता की एक अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर नियोक्ता बच्चों से काम करवाता है तो उसकी एक अपनी जिम्मेदारी होगी। उस जिम्मेदारी में क्या होगा कि इस नियोक्ता को एक रजिस्टर रखना होगा, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर रखना होगा, और इस रजिस्टर में, ठीक है, इस रजिस्टर में बच्चे का नाम, पता और उसकी जन्म तिथि, ठीक है, नाम, पता, जन्म तिथि और काम की प्रकृति, काम की प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि आप बच्चे से किस तरीके का काम करवा रहे हैं, कि वो मतलब काम खतरनाक मतलब उद्योगों में शामिल है या नॉर्मल उद्योगों में शामिल है, तो ये प्रकृति आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आप लोगों को क्या और भी लिखना पड़ेगा, जो नियोक्ता होगा उसे बताना पड़ेगा कि जो आप जिससे काम करवा रहे हैं, काम का समय। ठीक है, काम का समय आपको उस रजिस्टर में इतनी चीज लिखनी होगी। उस व्यक्ति का नाम क्या है, लड़के का, उस बच्चे का पता कहाँ पे है, मतलब वो कहाँ का निवासी है, और उस बच्चे की जन्म तिथि क्या है, और साथ ही उसकी काम की प्रकृति और काम का समय लिखना होगा। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो नियोक्ता होगा, ठीक है, इसकी एक और जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अगर ये व्यक्ति बच्चे से काम करवा रहा है तो इसकी एक और जिम्मेदारी क्या होगी कि इसको हर बच्चे के लिए, इसको प्रत्येक बच्चे के लिए 20,000 रुपए, 20,000 रुपए रखना होगा। क्यों रखना होगा, जो ये 20,000 रुपया प्रति बच्चे के लिए रखेगा, वो उनके जो मतलब उनका कौशल विकास होगा, ठीक है, उनका कौशल विकास कराने के लिए रखेगा, और बाल मनोरंजन के लिए ये 20,000 रुपए प्रति वर्ष उसे उन बच्चों के लिए रखना होगा। ठीक है, और ये सब जो होगा, ये जो मतलब आपको पता है कि रजिस्टर में ये सब लिखा होगा, ये एकदम पूरी तरह से स्पष्ट तरीके में लिखा होना चाहिए। कभी मतलब कि अगर ये जांच एजेंसियां जाती है और इन्हें जांच करने के लिए देखा जाता है, तो ये आप ना कर सके कि हाँ ये चीज लिखी हुई है, वो पूरी तरह से स्पष्ट स्पष्ट लिखी होनी चाहिए कि हाँ ये बच्चे का नाम है, ये बच्चे के पिता मतलब ये बच्चे की जन्म तिथि है, ये बच्चे का निवास स्थल है, मतलब यहाँ का वो उसका पता है। ठीक है, तो ये सब एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये नियोक्ता का एक धर्म बनता है। और नियोक्ता का ये भी धर्म बनेगा कि प्रत्येक बच्चे के लिए वो 20,000 रुपए रखेगा, और इस 20,000 रुपए को उनके बाल मनोरंजन के लिए और उनके बाल विकास जो कौशल उनका होगा उसको बढ़ाने के लिए ये सब पैसे का इस्तेमाल वहां पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाल नियंत्रण। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर देखिए इसके लिए क्या है कि इसके लिए एक ये भी इसमें मतलब लिखा गया है, जो ये हमारा कानून है, बाल श्रम नियंत्रण और निवारक अधिनियम।
इसमें ये भी लिखा गया है कि अगर बच्चे से ये सब काम करवाते हुए अगर आप इसमें से किसी भी काम की आप मतलब जो हमारा है ये इसमें से किसी का भी आप मतलब उल्लंघन करते हैं कि कोई भी आप इसमें से एक शर्त पूरी नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए सजा भी हो सकती है। और वो सजा क्या होगी, अगर मान लीजिए आपने पहली बार ये गलती की, ठीक है, अगर आप पहली बार ये अपराध करते हैं कि जो मतलब कि इस नियम में से कोई भी नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपको पहली बार गलती के लिए 1 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा और 10 से 20 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है आपके ऊपर। कितने दिन का सजा होगा, तो 1 महीने से लेकर 1 वर्ष के बीच में कोई भी सजा आपको दी जा सकती है कि आपको इतने दिन का जेल होगा और 10,000 से 50,000 नहीं सॉरी 10,000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच का आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। ये दोनों भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है, आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है अलग अलग, या फिर आपको दोनों मतलब सजा भी होगी और आप बच्चे को जुर्माना भी देंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा हुआ कि जब आप पहली बार गलती करेंगे, अगर आप यही गलती दोहराते हैं, अगर आप यही गलती दोबारा करते हैं तो आपको दोबारा गलती के लिए क्या होगा, दोबारा गलती अगर आप करेंगे तो आपको मतलब 6 महीने से 2 साल के बीच की सजा हो सकती है। 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बीच की कोई भी सजा आपको हो सकती है, कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल, ठीक है। ये तो सजा हो गई। आपको जुर्माना कितना देना पड़ सकता है, दोबारा गलती करने पर, दोबारा अपराध करने पर आपको कम से कम 20,000 रुपए से ज्यादा 50,000 रुपए के बीच आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर ये दोनों देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये मतलब कि हमारा जो नियम कानून है ये बनाया गया था बाल श्रम नियंत्रण और निवारक अधिनियम 1986 में। इस जो बाल श्रम नियंत्रण और निवारक अधिनियम 1986 है इसे 2015 में संशोधन भी किया गया था इसमें। तो उस संशोधन यहाँ पे मतलब कुछ संशोधन भी किए गए थे, और संशोधन में क्या कहा मतलब क्या किया गया था, तो संशोधन में कहा गया था कि 1 दिन की कार्यावधि जो बीच में मतलब अवकाश उत्पन्न होता है, जैसे कि इसमें मतलब संशोधन करके 2015 में ये कहा गया कि बच्चों को इसमें बीच में अभी आप लोगों को बताया नहीं कि इसमें क्या होता है कि आपको बच्चे को मतलब जो आप बच्चे से मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो उसमें आप मतलब बच्चे से जिस मतलब 5 दिन काम करवा सकते हैं, ठीक है, और 2 दिन की आपको बच्चों को छुट्टी देनी पड़ेगी। और वो जो 2 दिन की छुट्टी होगी तो 2 दिन की छुट्टी के दौरान क्या करेंगे, बच्चे अगर घर पे अपने जाते हैं तो उनके माता पिता उनसे काम करवा सकते हैं, ठीक है, अपने घर का काम वो बच्चा कर सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई मनाही नहीं होगी, ठीक है, उसके लिए कोई भी नियम कानून मतलब नहीं बनाया गया है। तो इसमें यहाँ पे मतलब 2015 में संशोधन करके ये लिखा गया कि बच्चा अगर छुट्टी के अवकाश के दौरान घर पे जाता है तो घर के लोग जो उसके माता पिता है, भाई बहन है, वो उससे घर का काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, और इसमें जो ये हमारा ये मतलब बना है बाल श्रम नियंत्रण और निवारक अधिनियम 1986, इसके बारे में इतनी जानकारी हम लोगों के लिए शायद बहुत मतलब काफी होगी। तो हम लोग आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। बाल ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा है आर्टिकल 23-24 ये हमारा पूरा होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पढ़ेंगे जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।